Assalamu alaikum. So we are back with the remaining with the discussion of the remaining part of chapter of organizational behavior. We were discussing job satisfaction, chapter number 4. So we have so far discussed the meanings of job satisfaction, its concept, what are the various facets of job satisfaction, values का क्या रोल है, वेरिएबल परसेप्ट थ्योरी को हमने डिस्कस किया था. देन फेसेट्स को हमने डिस्कस किया, हमने जॉब करेक्टरिस्टिक्स मॉडल को डिस्कस किया, ये जॉब करेक्टरिस्टिक्स थ्योरी को, और उससे किस तरह प्रिडिक्ट होती है जॉब सेटिस्फेक्शन. तो जो जॉब करेक्टरिस्टिक्स मॉडल है हमारा, वो ओवरऑल जॉब के करेक्टरिस्टिक्स की बात करता है कि उनसे इंसान किस तरह जो है वो सेटिस्फाइड होता है. तो एक वीसेफ का की कैचवर्ड है, यानी वैरायटी, आइडेंटिटी, सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी एंड फीडबैक. इन फैक्टर्स को हम बेस बनाते हैं और इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं क्या लोग सेटिस्फाइड हैं. ये मॉडल ये एज्यूम करता है कि जब लोगों को टास्क वैरायटी मिलेगी, उनके रोल्स में उनकी आइडेंटिटी होगी, वो फील करते हैं कि उनके रोल बड़े सिग्निफिकेंट हैं, उनको ऑटोनॉमी मिलती है और उनको रेगुलर बेसिस पे फीडबैक मिलती है, तो उससे उनका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाता है. तो ये जो बेसिकली 5 फैक्टर्स हैं, ये लिंक्ड हैं हमारी जॉब परसेप्ट थ्योरी जो थी. जॉब परसेप्ट थ्योरी के मुताबिक 3 फेसेट्स होते हैं बेसिकली आपके, और वो कौन कौन से हैं? मीनिंगफुलनेस ऑफ वर्क है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आउटकम्स है, और नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स है. तो बेसिकली उन 3 के बैकग्राउंड में यही 5 फैक्टर्स हैं जो वी सैफ की शक्ल में जॉब करेक्टरिस्टिक्स मॉडल हमें देता है. फिर हमने कुछ मॉडरेटर्स का रोल भी देखा था कि मॉडरेटर्स इन रिलेशन को स्ट्रेंथन कर देते हैं या इन रिलेशंस को वीकन कर देते हैं. तो हमने ये जो मॉडरेशन स्लोप है वो भी डिस्कस की थी इसको, एंड वी एंडेड यस्टरडे विद दिस स्लाइड. तो आज हम इसको कंटिन्यू करते हैं. जो जॉब करेक्टरिस्टिक्स के अंदर, अब जब जॉब की करेक्टरिस्टिक्स के ओवरऑल बात कर रहे हैं हम लोग, तो ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजेशन भी जॉब के करेक्टरिस्टिक्स को बेहतर बना सकती है और इंडिविजुअल्स भी बना सकते हैं. तो एक रोल जो ऑर्गेनाइजेशन प्ले कर सकती है वो जॉब इनरिचमेंट का रोल है. तो जॉब इनरिचमेंट क्या है? जिस तरह द नेम इज सिग्निफाइंग कि जॉब को इनरिच कर देना, जॉब के अंदर कुछ ऐड कर देना. तो जॉब के अंदर क्या ऐड करना? कि हम जॉब के अंदर रोल्स को इस तरह इंक्रीज करें कि उससे उनकी वैरायटी बढ़ जाए, आइडेंटिटी एंड ऑटोनॉमी वाली फीलिंग्स जो है वो बढ़ जाए. अगर ये आपको दे दिया जाए तो दैट विल बी कॉल्ड एज जॉब एनरिचमेंट. देखिए, इन इससे क्या होता है कि ह्यूमन बीइंग्स साइकोलॉजिकली फील इंडिपेंडेंट, दे फील गेट लाइक दे आर बीइंग ट्रस्टेड बाय देयर लीडर्स एंड देयर सुपरवाइजर्स. ठीक है, और उससे क्या होता है अल्टीमेटली आपकी जो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है विद द जॉब वो इंक्रीज हो जाती है. जॉब एनरिचमेंट के मुकाबले में वो जो एक और कॉन्सेप्ट भी होता है जॉब इनलार्जमेंट. इनलार्जमेंट में ये होता है कि आपकी ड्यूटीज तो बढ़ा दी जाती हैं, बट आपकी ना वैरायटी बढ़ेगी, ना आइडेंटिटी बढ़ेगी, ना ऑटोनॉमी बढ़ेगी. एग्जांपल देता हूँ कि आप एक असिस्टेंट मैनेजर हैं और आपके साथ डिपार्टमेंट में एक और भी असिस्टेंट मैनेजर है. अब दोनों का जो है, आपका रिसीट का काम है, उसका पेमेंट का काम है. तो अब क्या हुआ कि आपको वो छुट्टी पे जाता है, आपको वो रोल भी दे दिया जाता है. तो जॉब में कुछ नया इंक्रीज नहीं हुआ क्योंकि आपकी तकरीबन एक जैसी जॉब है. ठीक है, तो जॉब इनरिच नहीं होगी क्योंकि उसमें नया सीखने को नहीं है, उसमें कंट्रीब्यूशन बढ़ा नहीं है, उसमें ऑटोनॉमी आपको नहीं होगी क्योंकि आप असिस्टेंट के असिस्टेंट ही हैं. अगर आपको अपने बॉस की पोस्ट दे दी जाए, जिस तरह आपके बॉस छुट्टी पे गया तो आपको मैनेजर बना दिया जाए और आपको वही अथॉरिटी दी जाए, तो उसमें ऑटोनॉमी ज़्यादा होगी, उसमें आइडेंटिटी ज़्यादा होगी, उसमें वैरायटी ज़्यादा है कि अब आप बड़ा काम सीख रहे हैं. तो ये एनरिचमेंट की सिचुएशन होगी. तो एनरिचमेंट को अक्सर औकात हम कहते हैं वर्टिकल इंक्रीज इन जॉब, और जो हमारा इनलार्जमेंट होता है उसको हम कहते हैं हॉरिजॉन्टल इंक्रीज इन जॉब. ठीक है, तो एनरिचमेंट से बेसिकली जो है वो आपकी सेटिस्फेक्शन बढ़ती है, ना कि एनलार्जमेंट से. अच्छा, ये तो हो गया ना ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इंटरवेंशन है कि ऑर्गेनाइजेशन किस तरह जो है जॉब करेक्टरिस्टिक्स को जो है मॉडिफाई कर सकती हैं. एक जॉब क्राफ्टिंग भी होता है. जिस तरह क्राफ्टमैन नहीं होते हाथों से कुछ काम करने वाले, अपने स्किल को इस्तेमाल करके चीज़ों को अपनी शक्ल अपनी मर्जी में ढाल देते हैं. जॉब क्राफ्टिंग वहीं से कॉन्सेप्ट बारो किया गया कि इंडिविजुअल्स अपनी मर्जी से अपनी जॉब को ढालते हैं, अपनी मर्जी से अपनी जॉब को बदलते हैं, उसको चेंज करते हैं. दैट इज जॉब क्राफ्टिंग. लेकिन ये प्रोएक्टिवली होता है. जिस तरह एक टेक्नोलॉजी आ रही है, आप पहले से ही वो टेक्नोलॉजी सीखना शुरू कर दो. ठीक है, आप अपनी जो है वर्किंग आवर्स खुद ही एडजस्ट करो. आप अपना काम जो है वो, जिस तरह आपको नजर आया कोरोना आ रहा है तो हो सकता है लॉकडाउन लग जाए, आप उससे पहले ही अपना काम जो है ऑनलाइन पे शिफ्ट कर लो. ठीक है, अब आपको बॉस ने नहीं कहा, ऑर्गेनाइजेशन ने नहीं कहा, आपने अपनी मर्जी से कर लिया है. ये अब आपने अपनी जॉब को क्राफ्ट किया है. यानी आप अपने वो क्राफ्टमैन की तरह ना, जो आपके माइंड में आपको लगा कि दिस इज द बेस्ट वे टू डू थिंग्स, तो आपने उसको इम्प्लीमेंट कर लिया. दिस इज कॉल्ड जॉब क्राफ्टिंग. तो ये इंडिविजुअल लेवल की इंटरवेंशन है. इसके थ्रू भी बेसिकली जॉब के जो करेक्टरिस्टिक्स हैं दोट विल बी रीडिफाइंड. ठीक है, तो इससे भी क्या होगा, इंसान जो है मोर सेटिस्फाइड फील करेगा. ओके, तो आफ्टर दैट इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारी सेटिस्फेक्शन जो है इट्स नॉट परमानेंट, इट्स नॉट कंसिस्टेंट, इट गेट्स अनचेंजिंग विद द चेंज इन द टाइम ऑफ द डे.
लाइक इंटरेस्टिंग है, अब यहाँ पे देखें हमें 3 स्टेट्स नजर आ रही हैं जॉब सेटिस्फेक्शन की। वन वी आर सेटिस्फाइड, वन वी आर डिससेटिस्फाइड, यानी देयर इज अ नेगेटिव एस्पेक्ट, एंड देन न्यूट्रल, ना सेटिस्फाइड ना डिससेटिस्फाइड। ओके, अब इंटरेस्टिंगली ये देखें आप इसके वाई एक्सिस पे आवर बाय आवर सेटिस्फेक्शन लेवल। अब आपको आवर बाय आवर नजर आ रहे हैं एट 9 o'clock इन द मॉर्निंग, 10 o'clock, 11 o'clock, कीप ऑन मूविंग एंड टिल 5 o'clock इन द इवनिंग, जब आपकी छुट्टी का टाइम है। अब आप देखें जरा आपकी हैप्पीनेस कहाँ पे है, हाईएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस आपको नजर आ रहा है, हाईएस्ट लेवल ऑफ हैप्पीनेस इज ओवर हियर। और ये कौन सा टाइम है, 3 से 4 बजे के दरमियान वाला, ठीक है, आपको बल्कि 3 से 5 बजे के दरमियान वाला, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन टाइम। क्यों है ऐसा, क्यों है ऐसा, क्या हो रहा है? सॉरी, एक्चुअली टाइम तो है ही एक फैक्टर, लेकिन टाइम के अलावा कुछ और फैक्टर्स भी हैं जो इवेंट्स से जो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। लाइक आप देखें मॉर्निंग में आप आए, एवरीथिंग वाज फाइन, मूविंग ऑन, सडनली यू रेड एनोइंग ईमेल फ्रॉम योर बॉस, बॉस की तरफ से एक मेल आई, आपने उसको पढ़ा, एनोइंग है, गुस्सा दिलाने वाली, क्या हुआ, इमीडिएटली था आपके इमोशंस आर डिक्लाइंड टू दिस लेवल, आपका सेटिस्फेक्शन कम हो गई, ठीक है। देन suddenly you are in like a bad satisfaction level or low satisfaction level, you kept on moving with that, ठीक है, 1 घंटा 2 घंटे गुजरे, you had a funny conversation with your friend, immediately your satisfaction level increased, ठीक है। तो वो जो पुराना इवेंट था उसकी इवेंट का इफेक्ट कम हो गया। देन यू इट कीप्ट ऑन मूविंग, यू शिफ्टेड, यू वेंट फॉर लंच, यू लेफ्ट लंच टू रिटर्न वर्क, काम पे वापस आने लगे, ठीक है। जब जैसे ही आप काम पे वापस आने लगे थोड़े से इमोशन और गिर गए, यार फिर काम करना पड़ रहा है। Then you kept on moving, emotions get on, sorry, satisfaction level gets on, got on increasing, ठीक है। अब आप देखते हैं कि realizes how interesting and challenging new project will be, ठीक है, हम न्यू प्रोजेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, वो चैलेंजिंग है, सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। देन सडनली फोन कॉल सेज पेपर वर्क इज ओवर ड्यू, आपको कॉल आती है, भाई आपका काम पेंडिंग पड़ा, आपने किया नहीं अभी तक, इमीडिएटली सेटिस्फेक्शन लेवल विल गेट रिड्यूस्ड। तो दिस इज हैपनिंग। तो इट मीन्स टाइम का इम्पैक्ट तो है ही, लेकिन टाइम के अलावा बेसिकली जो इम्पैक्ट आ रहा है ना हमारे साथ, वो इवेंट्स का आ रहा है। तो सर्टन इवेंट्स जो होते हैं ना, उनका भी असर होता है हमारे लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन के ऊपर, ठीक है। तो ये जो चीज़ है, इसी को अगर हम बेस बनाएं तो यहाँ पे एक थ्योरी इमर्ज होती है, उसे हम कहते हैं अफेक्टिव इवेंट थ्योरी। ओके, अब ये अफेक्टिव इवेंट थ्योरी क्या है, नाम से जाहिर हो रहा है, ये बेसिकली ये इवेंट्स की बात कर रही है। तो certain events influence human emotions and moods that ultimately lead to their attitudinal and behavioral responses. ओके, तो ये बेसिकली एक प्रीमाइज है अफेक्टिव इवेंट थ्योरी का। अब जो अफेक्टिव इवेंट थ्योरी है बच्चों, अब इसकी एक मैं डायग्राम यहाँ पे इंसर्ट करता हूँ, इफ आई कुड फाइंड दैट। तो इसके मुताबिक जो इवेंट्स होते हैं ना, वो हमें इन्फ्लुएंस करते हैं। यस, इट्स हियर। जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल बच्चों, बिकॉज मेरे माइंड में ये डिस्कशन में आई है, ठीक है। आपकी बुक के अंदर ये इट वाज एन वेरी नैरो पार्ट, तो मैंने बुक से नहीं लिया, तो आई एम एडिंग इट ओवर हियर। यस, उप्स, ये ब्रेक हो रहा है, लेट मी ट्राई, लेट मी सी। ओके गाइस, मैं इसको रिमूव, इसको बेटर कर दूंगा, क्वालिटी को, पिक्चर क्वालिटी को, जस्ट हम इसको फिलहाल देखते हैं। तो आपको नज़र आ रहा है सबसे लेफ्ट पे वर्क इन्वायरमेंट है, आपके वर्क इन्वायरमेंट के फीचर्स हैं। जो वर्किंग इन्वायरमेंट है उससे इवेंट्स जनरेट होते हैं, वो जो इवेंट्स हैं उससे आपका इफेक्टिव रिएक्शन होता है, यू रिएक्ट टू दोज इवेंट्स, ठीक है। उससे आपके एटीट्यूड्स डिवेलप होते हैं, और एटीट्यूड से अल्टीमेटली जो है आपके बिहेवियर्स डिटरमिन होते हैं। लेकिन हाउ यू इंटरप्रेट दोज इवेंट्स, हाउ यू एक्चुअली हैव द अफेक्टिव डिस्पोजिशन टुवर्ड्स दोज इवेंट्स, वो होते हैं। जिस तरह अब देखें ना, हेली कॉलेज में एक अपना इन्वायरमेंट है, तो उसकी वजह से आपके रिएक्शंस डिफरेंट हैं, आपके एटीट्यूड्स डिफरेंट हैं,
ठीक है, वो इवेंट्स अगर हम यहाँ पे कुछ ऐसे आर्ड इवेंट्स हो जाते हैं जो यहाँ के कल्चर का हिस्सा नहीं है, तो अल्टीमेटली आपके इमोशंस पे इन्फ्लुएंस करेंगे, कुछ को पॉजिटिवली, कुछ को नेगेटिवली। अब जिस तरह कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो है वो कॉन्सर्ट होते हैं एनुअली, ठीक है? अब उनके वो रेगुलर इवेंट्स हैं, तो उसकी वजह से उनके बच्चों के इमोशंस के ऊपर इफ़ेक्ट उसका होता है। वहाँ वो कॉन्सर्ट ना करें, तो इमोशंस बदलेंगे, ठीक है? अब जिस तरह हेली कॉलेज अगर कॉन्सर्ट अनाउंस करता है, तो उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारे इमोशंस पे। हमें ऑफ कोर्स कुछ लोगों को बुरा लगेगा, कुछ लोग बड़े एक्साइटेड हो जाएँगे, वाओ व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर, ठीक है? अब ये जो है ये इवेंट्स हैं, तो उन इवेंट्स से रिएक्शन होता है आपके इमोशन, और अगर वो होता है और सक्सेसफुली होता है तो माइट बी कुछ लोगों की सेटिस्फेक्शन लेवल बढ़ जाए, कुछ लोगों की सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो जाए। तो अल्टीमेटली क्या होता है, अल्टीमेटली चीजें जो हैं वो आपके लिए बदलती है। तो ये दिस इज अफेक्टिव इवेंट थ्योरी कि बेसिकली जो इवेंट्स हैं दोज अफेक्ट अस, और उन इवेंट्स से हमारे जो सेटिस्फेक्शन लेवल है, उनसे हमारे जो एटीट्यूडनल और बिहेवियरल रिस्पॉन्सेज हैं वो बदल जाते हैं। तो ये अफेक्टिव इवेंट थ्योरी है। अब इनके अंदर इमोशन और मूड्स का जिक्र आया बच्चों। अब इमोशंस और मूड्स जो हैं ये दो चीज़ें हैं, दोज मूव विद अस एवरी डे एंड एवरी मोमेंट ऑफ आवर लाइफ। अब देखिए, अभी भी आपके कुछ इमोशंस एंड मूड्स होंगे, अभी आप लेक्चर सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे होंगे कुछ लोग, ठीक है? जो सुन रहे हैं, आप कुछ अच्छे इमोशन और मूड्स के साथ बैठे होंगे, कुछ बैड इमोशंस और मूड्स के साथ। क्या मुसीबत है, इस वक्त नींद आई हुई है और लेक्चर हम सुन रहे हैं, ठीक है? तो बेसिकली जो इमोशन एंड मूड्स हैं उनके साथ जो स्विंग्स आ रही हैं ना, वो जो चेंजेस आ रही हैं, वो हमारी सेटिस्फेक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। जिस तरह हमने अभी डिस्कस किया ना इस डायग्राम में कि हमारे सेटिस्फेक्शन बदलता है विद द चेंज इन टाइम ऑफ द डे, ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है, उस टाइम पे इवेंट्स होते हैं, कुछ वो इवेंट्स हमें इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जो इवेंट्स हैं वो हमारे इमोशन और मूड्स को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं ना। हमें अभी जिस तरह अफेक्टिव इवेंट थ्योरी में पढ़ा है कि इवेंट्स होते हैं, तो इवेंट से हमारा रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन हमारा इफेक्टिव रिएक्शन है, ठीक है? तो अफेक्टिव रिएक्शन, जो अफेक्टिव रिएक्शन है, इट कुड बी इन टू फॉर्म्स, इट कुड बी इन शेप ऑफ इमोशंस, इट कुड बी इन शेप ऑफ मूड्स। अब इमोशन और मूड्स में फ़र्क है बच्चों। इमोशंस जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म होते हैं, और मूड्स हमारे रिलेटिवली लॉन्ग टर्म होते हैं। देन इमोशंस आर इंटेंस फीलिंग्स। जिस तरह आपको अचानक किसी की बात पे गुस्सा आता है, वो गुस्सा आना इमोशन है। आपको अचानक एक्साइटमेंट होती है, आपका रिजल्ट डिस्प्ले हुआ है, आप अपना सीजीपीए देखते हो, आपका सीजीपीए जो है वो इस सेमेस्टर में 4 आउट ऑफ 4 आया है। अब खुश होते हैं, डिलाइट होती है, जंप लगाते हैं, हुर्रा कहते हैं, ठीक है? या कुछ और सेंस पे अपने इमोशंस का इजहार करते हैं, लेकिन वो थोड़ी देर का होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 2 घंटे जंप ही करते रहें या 2 घंटे हुर्रा ही कहते रहें, ऐसा नहीं होगा। तो अब वो जो थोड़ी देर का था वो इमोशन था, लेकिन उसका इफेक्ट होगा कि आप 2 घंटे 3 घंटे शाम तक घर जाते तक नेक्स्ट डे तक बड़े खुश होंगे, यार मेरा 4 CGPA आया। अब ये जो फीलिंग्स है ना, अब जो फॉरन फीलिंग्स थी वो और थी, अब जो बाद में 24 घंटे या 48 घंटे फीलिंग रही है वो और है, ठीक है? तो जो फॉरन थी वो इमोशंस हैं, जो बाद में रही हैं वो हमारे मूड है, तो वो लेस इंटेंस होते हैं। और देखें, जो बाद में रही हैं वो हमारे रिलेटिवली लॉन्ग टर्म भी हैं। वो जो हुर्रा वाली फीलिंग्स, एक्साइटमेंट वाली फीलिंग्स थी वो शॉर्ट टर्म थी। आपको फियर होता है, आप गली में जा रहे हैं, सडनली एक टर्न करते हैं तो आगे से एक बंदा आ जाता है, जिस्म कांप उठता है, एक दफा पूरी एक शिवरिंग होती है, पूरी बॉडी में जान निकल जाती है, वो वाली फीलिंग्स होती हैं, लेकिन वो एक लम्हे के लिए होती है। तो वो क्या होंगे, वो इमोशंस हैं आपके। अब फियर, ये फियर एक इमोशन है, हैप्पीनेस एक इमोशन है, डिलाइट एक इमोशन है, सैडनेस एक इमोशन है, ठीक है? ये सारे इमोशंस हैं हमारे। तो ये शॉर्ट टर्म है हमारा। अब यहाँ फियर वाला इमोशन हमारा राइज हुआ है और ये इंटेंस था, ठीक है? अब उसके बाद जो मूड है, मूड पे असर होगा, खौफ एक जहन में रहेगा हमारा, वो रिलेटिवली लॉन्ग टर्म होगा और वो लेस इंटेंस रहेगा हमारा। अच्छा, जो इमोशंस है दोज आर ऑलवेज बैक्ड बाय अ रीजन। उनके पीछे कोई ना कोई रीजन होती है, रीजन के बगैर इमोशन नहीं हो सकते। गुस्सा आने की कोई वजह होती है, डिलाइट की कोई वजह होती है, जॉय की कोई वजह होती है, हैप्पीनेस की कोई वजह होती है, ठीक है? सैडनेस की कोई वजह होती है। जो मूड्स हैं उसके मुकाबले में वो वजह के बगैर भी हो सकते हैं, ठीक है? जिस तरह आप अचानक उठते हैं तो आपको समझ नहीं आ रही होती हो क्या रहा है, आपकी फेवरेट चीज़ आपको फेवरेट नहीं लग रही, अच्छी चीज़ अच्छी नहीं लग रही, बुरी चीज़ बुरी नहीं लग रही, तो वो मूड है बेसिकली अब आपका, और वो काफ़ी देर रहता है। ऐसे डल से रहते हैं, सुम्मो बुकमोन वाली फीलिंग वही होती है ना, कुछ सुनने को दिल कर रहा होता है ना कुछ बोलने को दिल कर रहा होता है। और अक्सर आप प्रॉब करने की कोशिश करें ना कि ये क्यों है, तो यू आर अनएबल टू फाइंड द रीजन। ये मूड है बेसिकली आपका, ठीक है? तो मूड्स जो हैं वो मे और मे नॉट बी बैक्ड बाय अ रीजन है। अब ये दोनों हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल को इन्फ्लुएंस करते हैं। जिस तरह देखें ना, ये आपके सामने डिफरेंट काइंड ऑफ मूड्स हैं, ठीक है? मूड्स जो हैं वो एक्टिवेटेड भी हो सकते हैं, वो हमारे डीएक्टिवेटेड भी हो सकते हैं। आपको नज़र आ रहा है ऊपर कि एक्टिवेटेड होते हैं। एक्टिवेटेड क्या हैं, वो ज़रा रिलेटिवली इंटेंस होंगे, ज़रा हाईलाइटेड होंगे, और ये डीएक्टिवेटेड हैं। वो अनप्लेजेंट मूड्स हो सकते हैं हमारे, या प्लेजेंट मूड्स हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, हमने अभी डिस्कस किया है ना। ओके, जिस तरह सरप्राइज्ड है, अस्टोनिश्ड है, अराउज्ड है, ठीक है? एंथुजियास्टिक है, एक्साइटेड है, इलेटेड है,
हैप्पी, चीयरफुल, सरीन, कॉम, कंटेंट, क्वाइट, स्टिल, इनएक्टिव। इंटरेस्टिंग ये कलर है, जितना ये डार्क है उतना ये इंटेंस है, जितना ये लाइट कलर में आ रहा है उतना लेस इंटेंस है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डार्क ग्रीन है, जिस तरह पाकिस्तान के फ्लैग का कलर डार्क ग्रीन है ओरिजिनली, तो ये हाई लेवल ऑफ इमोशंस हैं, एक्टिवेटेड हैं और हाई हैं। ठीक है, और ये एंथुजियास्टिक है उससे थोड़े से कम है। ऑफ कोर्स ये भी हाई हैं क्योंकि ये डार्क ग्रीन में है। जितने लाइट होते जा रहे हैं उतने ये जो है ये लेस इंटेंस है। जिस तरह आप देखें क्वाइट, स्टिल, इनएक्टिव, ठीक है, ये जो है वाइट कलर में है तो ये डीएक्टिवेटेड है बिल्कुल। अच्छा, देन बोर्ड है, स्लगिश है, ड्राउजी है, ग्राउची, सैड, ब्लू, अक्सर हम कहते हैं ना आई एम फीलिंग ब्लू, हॉस्टाइल, नर्वस, एनाइड। ठीक है, अब ये जो है ये इंटेंस नेगेटिव मूड्स हैं। अगर आप देखें ना ये रेड कलर में है तो इट्स इंटेंस नेगेटिव मूड्स, ये इंटेंस पॉजिटिव मूड्स, बड़े एंथुजियास्टिक हैं, एक्साइटेड हैं, एलेटेड है। ठीक है, थोड़ी देर ज्यादा रहेगा ये आपके जो है मूड्स। तो ये बेसिकली हमारा मूड्स हैं। ठीक है, ये अब इनका इफेक्ट होता है हमारा बेसिकली सेटिस्फेक्शन के साथ, कैसे होता है वो हम देखते हैं। अच्छा, फिर आगे मूव करें। अब ये इमोशंस हैं हमारे। इमोशंस हमने पढ़ा है रिलेटिवली शॉर्ट टर्म होते हैं, इंटेंस होते हैं, बैक्ड बाय रीजन होते हैं। इसमें लाइक जॉय है, प्राइड है, रिलीफ है, होप है, लव है, कंपैशन है, आपको लेफ्ट कॉलम में नजर आ रहे होंगे। नेगेटिव इमोशंस हैं, एंगर है, एंग्जाइटी है, फियर है, गिल्ट है, शर्मिंदगी वाली फीलिंग्स, शेम है। गिल्ट में तो मुजरिमाना फीलिंग्स होती है ना, शेम शर्मिंदगी वाली फीलिंग्स है। सैडनेस है, इनवी है, डिस्गस्ट है। ठीक है, शर्मिंदगी जो अगेन अगेन ये शर्मिंदगी की फॉर्म है। तो अब ये सारी चीज़ें बेसिकली क्या हैं हमारी ये नेगेटिव इमोशंस हैं हमारे। ठीक है, अब ये सारे के सारे हमें इन्फ्लुएंस करेंगे। जैसे देखें ना, हमने बात की थी कि इमोशंस जो हैं वो बदलते हैं। अब ये एक इवेंट हुआ वर्क प्लेस के ऊपर, यहाँ पे देखें। अब आपको बॉस की मेल आई है तो मेल आने की वजह से क्या होगा, आपके इमोशन एंड मूड्स पे इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, आप जैसे देखें, अगर मैं इसी को कंटिन्यू करूं तो कि हमें बॉस की मेल आई है, तो बॉस की मेल आना क्या होगा हमारा, आप सोचिए यहाँ पे हम क्या फील करेंगे। हमारी फीलिंग्स जो हैं वो मेरे ख्याल में यहाँ पे होंगी कहीं हॉस्टाइल, नर्वस, एनाइड वाली, कि यार ये क्या बॉस की मेल आ गई है। हम ग्राउची, सैड और ब्लू फील करेंगे। ठीक है, इनमें से तो कुछ हम फील करेंगे ही ना। अब ये चीज़ें क्या हैं, हमारे नेगेटिव मूड्स हैं। जब मूड्स नेगेटिव हो रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, हमारा सेटिस्फेक्शन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो रहा है। सिमिलरली यहाँ पे हम क्या फील करेंगे, हो सकता है हम जो है वो गिल्ट और शेम वाली फीलिंग्स में आएगी, यार मुझे ही क्यों पॉइंट आउट किया उसने। ठीक है, हमें इनवी हो, ठीक है, कि ये किसी और नु क्यों नहीं, मैनू क्यों। अब ये वाली जो फीलिंग्स हैं आपकी, ये क्या होगा, इससे अल्टीमेटली आपका ओवरऑल सेटिस्फेक्शन लेवल रिड्यूस होगा। ठीक है, क्योंकि जैसे देखें बॉस की मेल आई है ना, तो उससे क्या होगा, हमने जॉब के करेक्टरिस्टिक्स पढ़े हुए हैं। तो मैं वापस अगर आपको लाऊं तो जॉब के करेक्टरिस्टिक्स में हमने यहाँ पे पढ़ा था सुपरवाइजर सेटिस्फेक्शन। तो आपकी एक्चुअली सुपरवाइजर सेटिस्फेक्शन रिड्यूस हो जाएगी, आपको सुपरवाइजर बुरा लगेगा, और ये जॉब के एक फेसेट्स में से फेसेट है। तो उस फेसेट के कम होने की वजह से ये अगर रिड्यूस हो रहा है तो अल्टीमेटली इट मींस आपकी जो जॉब सेटिस्फेक्शन है वो ओवरऑल रिड्यूस हो रही है। तो दिस इज द डायलेमा कि एक इवेंट गलत हुआ है, उस इवेंट के गलत होने से आपके इमोशंस एंड मूड्स इफेक्ट हुए हैं और आपका ओवरऑल सेटिस्फेक्शन लेवल इफेक्ट हुआ है। तो ये लिंक है इन सारे फैक्टर्स के अंदर बेसिकली। तो जो मैंने आपसे कहा था कि मूड्स का इफेक्ट है या इमोशंस का इफेक्ट है, वो इस तरह आता है हमारे ऊपर। तो दिस इज द प्रीमाइज जो हमने अभी तक डिस्कस किया है, इमोशन एंड मूड्स और उसका लिंक क्या है बेसिकली जॉब सेटिस्फेक्शन के साथ। देन अब क्योंकि हमारे इमोशंस तो इंसानों के हैं ना, वी आर नॉट बेसिकली रोबोट्स। तो हमारे अपने इमोशंस हैं, हमारी अपनी फीलिंग्स हैं, हमें अच्छा भी लगता है, हमें बुरा भी लगता है, लेकिन हम हर जगह पे अच्छा या बुरा एक्सप्रेस नहीं कर सकते। आप स्टूडेंट हैं तो आप कभी टीचर को बुरा नहीं कह सकते कि सर ऐसा है। आप बड़े सोच समझ के नब्बे तुले अल्फाज के अंदर आप अपने टीचर को बात करेंगे ताकि उनको बुरा ना लगे। ठीक है, तो अब क्यों आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हो, दिस इज इमोशनल लेबर। इसी तरह हो सकता है टीचर भी अपने इमोशंस को कंट्रोल करे, उसे बुरा लगता हो, कोई चीज़ बुरी लगे आपके, लेकिन वो अपने इमोशंस को कंट्रोल करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारी जॉब की नेचर ऐसी है। तो वो जॉब्स बचो जहाँ इंसान ने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होता है, अपने इमोशंस को छुपाना होता है, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना होता, दैट इज कॉल्ड इमोशनल लेबर। ठीक है, अब जिस तरह बहुत सारी जॉब्स हैं सर्विस में, जितनी भी जॉब्स हैं ना सर्विस फर्म्स के अंदर, कॉल सेंटर की जॉब आप सोच लें, कॉल सेंटर पे अजीब पैथेटिक किस्म की कॉल्स भी आती हैं, बट दे हैव टू बियर दोज कॉल्स। उन्होंने अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना, गुस्सा आता होगा उन्हें लेकिन वो गुस्से से जवाब नहीं देते, दिस इज इमोशनल लेबर। डॉक्टर्स को अपने इमोशंस को कंट्रोल करना होता है। अब डॉक्टर को खौफ आता होगा पेशेंट की जख्म को देख के, लेकिन उन्हें अगर वो परेशान होकर बैठ जाए तो वो नहीं कर सकता अपनी जॉब।
माइट भी टीचर्स को भी करना होता हो, वकीलों को भी करना होता हो, कोई भी जॉब जो जहाँ पे हमें दूसरों को इंटरेक्ट करना है। तो इसको क्रक्स ये है कि जहाँ भी हमने कस्टमर्स के साथ, लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है, और लोगों के साथ इंटरेक्शन में ऑफ कोर्स हमारे सामने सारा कुछ हमारी चॉइस का नहीं हो रहा होगा, वो सारी चीज़ें हमारी नापसंद की हो रही होंगी, तो हमने अपने इमोशंस को वहाँ कंट्रोल करना है। तो एनी जॉब वेयर ह्यूमंस इंटरेक्ट एंड वी हैव टू डील विद ह्यूमंस, एक्चुअली वी हैव टू कंट्रोल आवर इमोशंस। तो ऐसी जॉब्स को हम कहेंगे इमोशनल लेबर। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, वो है इमोशनल कंटेजियन का। इमोशनल कंटेजियन क्या होता है? बेसिकली कंटेजियस डिजीज आपने माइट भी सुना हो कि ऐसी डिजीजेस जो कंटेजियस होती हैं वो एक बंदे से दूसरे बंदे में फैल जाती हैं। तो इमोशनल कंटेजियन भी यही होता है कि जब आपके बेसिकली जो है वो फैल जाएं कुछ जो इमोशंस है ना, एक बंदे के इमोशंस का असर हुआ आपके इमोशंस पे, या आपके इमोशंस जो है वो दूसरे बंदे को इफेक्ट करें, ये दैट विल बी कॉल्ड एज इमोशनल कंटेजियन। ठीक है? तो यानी ये कॉन्सेप्ट क्या है कि जब एक इंसान के इमोशन दूसरे इंसान पकड़ लेता है, या एक इंसान के इमोशंस दूसरे इंसान को ट्रांसफर हो जाते हैं, उसे हम इमोशनल कंटेजियन कहेंगे। ओके, अब ये क्रक्स है हमारा। ठीक है? बेसिकली सॉरी, एक एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, जहाँ पे हमें इमोशनल लेबर परफॉर्म करनी पड़ती है ना, तो वहाँ हमें दो तरह के इमोशंस जो है ना बच्चों परफॉर्म करने होते हैं। ठीक है? वो कौन कौन से हैं? उनमें से एक डिस्प्लेड इमोशंस हैं, एक फेल्ट इमोशंस है। मैं ज़रा इनकी तरतीब ठीक कर दूं। फेल्ट इमोशंस, अब फेल्ट इमोशंस क्या होंगे? द इमोशंस वन फील्स while interacting with others। जैसे देखिए ना, आप कॉल सेंटर में जॉब कर रहे हैं, एक बंदे की पैथेटिक सी कॉल आ जाती है, वो मिसबिहेव करता है, आपको बड़ा गुस्सा आता है, वो जो इमोशन है वो फेल्ट इमोशन है। डिस्प्लेड इमोशन इसके मुकाबले में क्या है? द इमोशंस दैट यू आर डिजायर टू डिस्प्ले। आप क्या गुस्से का इजहार करेंगे उसके सामने? नहीं करेंगे ना। तो दीज आर द डिस्प्लेड इमोशंस। आपको टीचर की बात भी बुरी लग सकती है, ठीक है, टीचर आपके व्यू के अगेंस्ट बात कर सकता है, लेकिन आप बर्दाश्त करते हैं, टीचर हैं, रिस्पेक्ट के काबिल हैं, हमने उनको नहीं है इस तरह बिहेव करना। ये डिस्प्ले आपके फेल्ट इमोशंस हैं, लेकिन आप डिस्प्ले क्या कर रहे हो? बिल्कुल डिफरेंट। ठीक है? अब ये जो इन दोनों के है ना, बेसिकली एक इनकम्पेटिबिलिटी की सिचुएशन अराइज होगी ना, आप फील कुछ और कर रहे हैं, डिस्प्ले कुछ और कर रहे हैं, कितनी देर तक ऐसा करेंगे? ठीक है? तो इसमें एक इशू रेज होता है, वी कॉल इट इमोशनल डेजोनेंस। ठीक है? तो इमोशनल डेजोनेंस क्या है? बेसिकली इट्स द इनकंसिस्टेंसी बिटवीन फेल्ट एंड डिस्प्लेड इमोशंस, कि जो आप इमोशन फील कर रहे हो उसके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है और जो आप शो कर रहे हो उस पर जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड इमोशनल डेजोनेंस। अब इसको रिमूव करने की आप कोशिश करोगे, आप पूरी कोशिश करोगे कि आप इसको रिमूव करो, ठीक है, ये कम हो जाए आपकी इमोशनल डेजोनेंस। अब ये कैसे कम होगी, इसका क्या करना है आपने, इसको क्या कैसे कर सकते हैं? ठीक है, इसके लिए हमें एक्टिंग करनी पड़ती है। ठीक है? तो यहाँ पे मैं इसको ऐड करता हूँ, ये चीज़ें बुक में नहीं है, तो इसके लिए वी डू एक्टिंग। तो वी हैव टू फॉर्म ऑफ एक्टिंग, सरफेस एक्टिंग एंड डीप एक्टिंग। ये बेसिकली हमारा क्या है बच्चों? ये इमोशनल लेबर स्ट्रेटजीज कहलाती हैं। तो फर्स्ट वन इज सरफेस एक्टिंग एंड द अदर वन इज डीप एक्टिंग। इसमें सरफेस एक्टिंग में हम कहेंगे रिटेनिंग बोथ फेल्ट एंड डिस्प्लेड इमोशंस वाइल एक्टिंग। ठीक है? ये सिर्फ ये नहीं, ऊपर ऊपर से आपको, आपके कॉल आई है, कॉल में आपको गुस्सा आया हुआ है, लेकिन आप ऊपर ऊपर से गुस्सा शो नहीं कर रहे, आप क्रेडल जैसे ही रखेंगे ना फोन का, या फोन बंद करेंगे हो सकता है आप इमीडिएटली रिएक्ट करें किसी और शक्ल में। ठीक है? आप बुरा भला कह के करें, आप अब्यूज करके करें, ठीक है, आप हंस के करें, आप जो है वो ये कहानी किसी और को सुना के आप कहेंगे क्या यार टेंशन है लोगों की यार। ये सरफेस एक्टिंग है। डीप एक्टिंग इसके मुकाबले में क्या है कि व्हेन वन चेंजेस felt emotions to bring it in in concordance with the displayed emotions। ठीक है?
आपने जो शो करना है ना, आप उसके मुताबिक आप अपने इमोशंस को चेंज कर लें। जिस तरह आपको बार बार फोन आएंगे, सोचें कि कॉल सेंटर में आप जॉब कर रही हो, 1 महीना गुजर गया, तो 1 महीने बाद आप तकरीबन आदी हो जाती हो। आपका तो यार लोगों की कॉलें आती रहती हैं, कोई मसला ही नहीं है। अब क्या हुआ है कि लोगों की कॉलों जो जो डिस्प्लेड इमोशन है उसके मुताबिक आपने अपने फेल्ट इमोशन बदल लिए हैं। आपने कहा खैर है, कॉलें आती रहती हैं, लोग करते रहे, सानू कड़ी टेंशन है। ठीक है, आप बंदा बुरा भला कह रहा है, आपने क्रेडल साइड पर रखा है, आराम से बैठे हुए हैं। ठीक है, जब आवाज़ आना आपको बंद हो गई है, उसके बाद आपने उठा लिया, जी सर अब बताएं, आप अपना ओरिजिनल मसला क्या है। आपने सुनी नहीं बात, ये डीप एक्टिंग है। ठीक है, तो जो अच्छे एक्टर्स होते हैं ना, इंटरेस्टिंगली ये जो एक्टिंग होती है, एक्टिंग की जॉब जो है, ये भी इमोशंस वाली जॉब है ना। यू हैव टू एक्चुअली कंट्रोल एंड मैनेज योर इमोशंस। जितनी अच्छी आप अपने इमोशंस को मैनेज करते हैं, यू आर अ गुड एक्टर। वो कवि खान साहब का मैं एक दफ़ा सुन रहा था कि कवि खान साहब से किसी ने कहा कि आप कैसे एक्टिंग करते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैंने स्टार्ट की एक्टिंग तो रिकॉर्डिंग नहीं होती थी, तो मैं जो है, हम लोग जो सपोज रोने का सीन करना तो हम रियल सीन करते थे, मरने का सीन करना तो हम लेट जाते थे वहाँ पे और कैमरे पे अपीयर हो रहा होता था सारा कुछ। तो कहते जब रोने का सीन करना होता था तो हम लोग, मैं कहता था कि मैं, अब ज़ाहिर बात है ग्लैसरीन भी नहीं थी, बाकी चीज़ें नहीं थी, तो रियल रोने वाला माहौल बनाना है। तो मैं टाइम लेता था डायरेक्टर से कि गिव मी सम टाइम। तो मैं अपने पास को, अपनी महरूमियों को, अपने प्यारों को जो चले गए हैं दुनिया से, उनको याद करता था। तो वो आंसू और पेन वाली फीलिंग्स आती थी, तब आके मैं वो रोल परफॉर्म करता था। तो वहाँ पे क्या किया जा रहा है कि अपनी जो फेल्ट इमोशंस है पहले वो लाए जा रहे हैं, ताकि डिस्प्लेड इमोशंस के मुताबिक वो हम इमोशन शो कर सकें। तो ये डीप एक्टिंग की स्टेट है। तो इस तरह बेसिकली हम जो है वो इमोशंस को मैनेज करते हैं, ठीक है, वर्क प्लेस के ऊपर। ओके, अब जो इमोशंस हैं वो हमारी सेटिस्फेक्शन को किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं, हमने देख लिया। यहाँ पे अगर आप देखें तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग। आपको यहाँ पे जॉब करेक्टरिस्टिक्स मॉडल नजर आ रहा है, ठीक है, वैरायटी, आइडेंटिटी, सिग्निफिकेंस, ऑटोनॉमी एंड फीडबैक की शक्ल में। आपको यहाँ पे फेसेट्स ऑफ जॉब नजर आ रही हैं, ठीक है। इन सब का ओवरऑल सेटिस्फेक्शन पे इम्पैक्ट नजर आ रहा है आप लोगों को। और फिर यहाँ पे इमोशन एंड मूड्स का इफेक्ट नजर आ रहा है कि नेगेटिव इमोशंस हैं, ठीक है, पॉजिटिव इमोशंस हैं, नेगेटिव मूड्स हैं, पॉजिटिव मूड्स हैं। आपको नजर आ रहा है नेगेटिव मूड्स हैं तो आपकी सेटिस्फेक्शन कम हो गई है, पॉजिटिव मूड्स हैं सेटिस्फेक्शन बढ़ गई है। सिमिलरली पॉजिटिव इमोशन से सेटिस्फेक्शन इज इंक्रीजिंग, while satisfaction is decreasing with the negative emotions. तो इनका ओवरऑल सेटिस्फेक्शन, तो इट मीन्स कि जॉब सेटिस्फेक्शन इज नॉट merely dependent upon job or its characteristics, or you can say the various facets of job. Rather, one's emotions and moods are also an important determinant of job satisfaction. So it's a collective, you can say, package, जिसके अंदर के सेटिस्फेक्शन इंडिविजुअल फैक्टर्स भी हैं और उसके साथ साथ जो है वो जॉब के फैक्टर्स भी हैं। ठीक है, तो इस तरह जॉब सेटिस्फेक्शन जो है ह्यूमंस की प्रेडिक्ट होती है। अब जॉब सेटिस्फेक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है वर्क प्लेस के लिए, कि जॉब सेटिस्फेक्शन से, लाइक रिसर्च ये कहती है, परफॉर्मेंस बढ़ती है और ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट बढ़ती है। अब कलर से फेमिलियर है, हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, जो ग्रीन कलर है, ठीक है, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, दैट ग्रीन कलर रिप्रेजेंट अ स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन अराउंड 0.5 इन मैग्नीट्यूड, यानी 0.5 एंड अबव जब होगी कोरिलेशन, इनमें जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, तो हम कहेंगे सेटिस्फेक्शन का इफेक्ट जो है वो, या रिलेशन जो है कमिटमेंट के साथ, वो स्ट्रांग है। तो यहाँ पे आपको येलो नज़र आ रहा है, तो येलो में आपको देखें तो 0.3 एंड इसके अराउंड मैग्नीट्यूड है, यानी मॉडरेट किस्म का रिलेशन है। तो दिस इज एक्चुअली द लिंक ऑफ जॉब सेटिस्फेक्शन विद वेरियस आउटकम वेरिएबल्स। तो एक और आउटकम भी बड़ी अहम है, वो है लाइफ सेटिस्फेक्शन बच्चों। जिस तरह हमने बात की थी ना लास्ट टाइम, के सेटिस्फेक्शन इज बेसिकली पॉजिटिव फीलिंग्स अबाउट समथिंग। तो जॉब सेटिस्फेक्शन होती है जॉब के बारे में पॉजिटिव फीलिंग्स, लाइफ सेटिस्फेक्शन होगी लाइफ के बारे में पॉजिटिव फीलिंग्स। अगर आपको ओवरऑल फीलिंग्स जो है वो लाइफ के बारे में पॉजिटिव है, तो वी विल से लाइफ सेटिस्फेक्शन। अब इंटरेस्टिंगली ये क्यों अहम है अगर आप देखें तो एक इंसान अपने काम, अपनी 24 आवर्स का मेजर वर्क टाइम जो है ना वो जॉब पे गुजारता है। 6.9 आवर्स अ डे एवरेज इंसान जो है वो वर्क प्लेस पे गुजार रहा है, ठीक है। और अगर आप देखें तो इसके मुकाबले में बाकी जो चीज़ें ऑन द फोन, वो माय गॉड, फबिंग जो है ये बढ़ गया है। फबिंग यानी फ़ोन का इस्तेमाल करना, हम बैठे होते हैं आपस में और मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे होते, इसे हम कहते हैं मोबाइल फ़ोन फबिंग, PHUBBING। तो वो दुनिया में अब देखिए कितना इंक्रीज हो गया। सोशलाइजेशन उसके बाद है, ईटिंग है, रिलैक्सिंग है, वाचिंग टीवी, कंप्यूटर कंप्यूटिंग। अब देखिए जो सबसे बड़ा पार्ट है आपका वो बेसिकली आप वर्क प्लेस पे गुजार रहे हैं। पाकिस्तान में देखें आप 8 घंटे जॉब करते हैं, 1 घंटा आने का, 1 घंटा जाने का, तो 10 घंटे आप तकरीबन वर्क प्लेस पे गुजार रहे हैं। घर जाते हैं फिर भी कोई ना कोई ऑफिस का काम होता है, तो 10 से 12 घंटे हम वर्क प्लेस पे गुजार रहे हैं। तो ऑफ कोर्स उसका इम्पैक्ट हमारे इमोशन एंड मूड्स पे है, या और इमोशन एंड मूड से लिंक्ड है वो चीज़ें हमारी, ठीक है। अब ओवरऑल उससे हमारी फीलिंग्स आ रही हैं। अब देखें, खुद देखें, अगर आप 10 घंटे गुजार रहे हैं वर्क प्लेस के ऊपर, तो इसका मतलब है कि आपकी ओवरऑल सेटिस्फेक्शन पे, यानी ज़िंदगी के से आप खुश हैं या नहीं है, कि आपकी लाइफ कैसी है, आप की जॉब इन्फ्लुएंस करेगी आपको।
अगर जॉब में टफ काम है, परेशानियां हैं, तो आप घर आएंगे तो घर भी परेशान रहेंगे, क्योंकि आप घर भी जॉब की चीज़ें लेके आ रहे हैं। तो दिस इज एक्चुअली डायरेक्टली लिंक्ड, कि हम कहेंगे कि जॉब सेटिस्फेक्शन और लाइफ सेटिस्फेक्शन आर क्लोजली लिंक्ड विद ईच अदर, और उसका एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है कि किस तरह जॉब सेटिस्फेक्शन जो है वो लाइफ सेटिस्फेक्शन को इन्फ्लुएंस करती है। अब लास्ट हमारी स्लाइड है, इसमें एप्लीकेशन है कि हम जॉब सेटिस्फेक्शन को ट्रैक कैसे कर सकते हैं। तो हमारे पास बेसिकली जॉब सेटिस्फेक्शन को मेजर करने के बच्चों दो मेथड्स हैं। एक ग्लोबल रेटिंग स्केल कहलाता है, एक सुमेशन स्कोर कहलाता है। ग्लोबल रेटिंग स्केल में हमारे पास एक ही क्वेश्चन होता है, हम एक क्वेश्चन जो है सिंगल क्वेश्चन से पूछते हैं, जिसमें हम पूछ लें कि आर यू सेटिस्फाइड विद योर जॉब। इसका फायदा ये है कि ये हर किसी पे अप्लाई हो सकता है। आप एक कॉबलर से पूछ लें, मोची से, कि भाई आप अपने काम से खुश हो। आप एक हजाम से पूछ लें आप खुश हो, एक शॉपकीपर से पूछ लें खुश हैं, आप मियां मंशा से पूछ लें, निशात ग्रुप का ओनर है, आप अपने काम से खुश हैं। आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से पूछ लें, आप अपने काम से खुश हैं। ठीक है, आप यूनाइटेड नेशन के जो होगा, कोई भी जो हेड है यूनाइटेड नेशन का कौंसिल का, उससे पूछ लें आर यू सेटिस्फाइड विद योर जॉब। तो ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी पे इम्प्लीमेंट हो सकता है। दैट इज वाई इट इज कॉल्ड ग्लोबल रेटिंग स्केल, क्योंकि इसकी इम्प्लीकेशन ग्लोबल है। दूसरा है सुमेशन स्कोर, इसमें हम वेरियस फेसेट्स या हिस्सों को का सम करते हैं। सम से निकला है ना, टोटल करना। यानी ये यूज होगा या तो जॉब करेक्टरिस्टिक्स मॉडल पे, या जो फेसेट्स ऑफ जॉब है उनके ऊपर ही अप्लाई होगा, और उनको हम टोटल कर देंगे तो वो हमारा बेसिकली सुमेशन स्कोर कहलाएगा। तो बेसिकली एटीट्यूडनल सर्वे होता है, लोगों के एटीट्यूड्स को हम जानते हैं। तो एटीट्यूडनल सर्विस में से दो सर्विस वाइडली यूज्ड हैं, एक जॉब डिस्क्रिप्शन इंडेक्स है जेडीआई, और दूसरा हमारे पास है जेआईजी, जॉब इन जनरल इंडेक्स। तो जेडीआई क्या है कि इट्स एन एटीट्यूडनल सर्विस विच कवर्स ऑल फीचर्स ऑफ जॉब। वो कौन कौन से हैं? पे, प्रमोशन, सुपरवाइजर, कोवर्कर एंड सेटिस्फेक्शन विद वर्क इटसेल्फ। तो इन सब के बारे में हम पूछते हैं। तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन इंडेक्स है। जो जॉब इन जनरल इंडेक्स है, ये इन जनरल जॉब को मेजर करता है, यानी ओवरऑल आप जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है नहीं। तो इसका मतलब ये है कि जॉब इन जनरल जो है इट इज ग्लोबल रेटिंग, और जो हमारा जॉब डिस्क्रिप्शन इंडेक्स है इट इज हमारा आवर सुमेशन स्कोर इंडेक्स। ठीक है, तो ये बेसिकली इसकी यूज है। तो आपके सामने ये नेक्स्ट डायग्राम बना हुआ है, आप इस डायग्राम को देखें। यहाँ पे आपको दोनों नजर आ रहे हैं। ओवरऑल आपको एंड पे नजर आ रहा है, दैट इज ओवरऑल जॉब सेटिस्फेक्शन का जॉब इन जनरल इंडेक्स है हमारा। ठीक है, और ये जो है ये हमारा बेसिकली, ये जो फर्स्ट थ्री हैं और ये जो नेक्स्ट टू हैं, ये हमारा बेसिकली सुमेशन स्कोर का है। तो हम इस स्केल को यूज़ करेंगे और इसकी मदद से हम लोग इंशाल्लाह जो है वो डेवलप करने डेटा भी कलेक्ट करेंगे फील्ड से। तो वी आर डन विद टुडेज़ लेक्चर। ठीक है, तो स्टे ब्लेस्ड, बी हैप्पी। तो रिमेनिंग हम इंशाल्लाह इसकी वीडियो के बाद डिस्कस करेंगे हम क्लास।